बता दें कि एलपीजी सिलेंडर संकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो जानकारी पहले से प्राप्त हो जाती है, लेकिन यहां घटना पहले हो जाती है और जानकारी बाद में प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि अजीब गरीब बात यह है कि स्थिति पर अभी तक सरकार का रवैया साफ नहीं है और उन्होंने कहा कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इनसे पूछिए कि जब ऐसी स्थिति होती है तो उसकी जानकारी सभी लोगों को पहले प्राप्त होता है। यहाँ घटना शुरू बाद पहले हो जाता है, सूचना बाद में प्राप्त होता है। तो अजीबोगरीब स्थिति है। अभी देखिए आगे आगे कौन कौन सा दिन ये लोग दिखाएंगे इस देश के गरीब जनता को, जो सबसे अधिक लोग छोटे छोटे काम करके अपने जीवन यापन करते हैं और अपना भी पेट पालते हैं, दूसरे का भी पेट पालते हैं। अब स्थिति यह है कि ना वो अपना पेट पाल पा रहा है, ना दूसरे का पेट पाल पा रहा है। दुमका जिला के मजलिया प्रखंड के सिगदा डंगाल गांव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 5 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम खत्म हो गया। ये प्रशिक्षण का आयोजन कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के उद्यान प्रभाग ने किया था और इसमें जिले के करीब 200 महिलाओं ने भाग लिया और बागवानी की नई और उन्नत तकनीकें सीखी। जिला उद्यान कृषि पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मकसद महिलाओं को कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना सिखाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को उन्नत बीज बैग और प्रमाण पत्र भी दिए गए। विभाग का जो बागवानी मिशन है माने एनएचएम का ट्रेनिंग है, इसके तहत जो है 200 किसानों को हम लोग देते हैं और ये प्रशिक्षण मसलिया में चल रहा है, काठीकुंड में चल रहा है और एक सरैयाहाट में चल रहा है 200। और जितने भी उद्यानिकी फसलें हैं और बागवानी फसलें उसके लिए यहाँ किसानों को बताया जा रहा है, चाहे वो सब्जी खेती हो या फल बाग की स्थापना हो, उसके बारे में बताया गया है। और शुरू से मतलब कि एक जीरो से जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं कि मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, उसमें तैयारी करने के बाद फिर क्या क्या खाद लगेगा, खाद लगने के बाद उसमें क्या कमियां आ सकती है उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद कौन मौसम में कौन सी फसल लगती है उसके बारे में बताया गया है और उसके बाद बताने के बाद फिर उसका प्रैक्टिकल भी कराया गया है और खासकर नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया गया है। बारे में सब बताया, खेती बाड़ी के बारे में बताया, जैसे कि मिट्टी जांच के बारे में बताया 5 दिन से। तो इसमें हम लोग ब्रह्मास्त्र बनाने का उसमें सिखाया भी, तो वो भी हम लोग बनाए हैं। जैसे कि गौमूत्र लिया 3 लीटर, नीम पत्ता 1 केजी, धोथरा पत्ता 1 केजी, उसके बाद था अखवन का पत्ता 1 केजी। गढ़वा के ग्राम जोबरिया के बांदा पहाड़ स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय विराट श्री रुद्र महायज्ञ का तीसरा दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक से शुरू हुआ। शाम के समय आयोजित श्री राम कथा में अयोध्या धाम से आए आचार्य पंकज सांडिल्य जी महाराजा ने भगवान को पावन जन्म की कथा सुनाई और कथा के दौरान भक्ति गीतों और वृंदावन से आए कलाकारों की सुंदर झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बता दें कि कार्यक्रम में कई सामाजिक और प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस भवन रांची में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड की खुशहाली, अमन, चैन और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी गई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी के नेतृत्व में किया गया और दावत इफ्तार में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर अरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और जेएमएमसी मंत्री हफीजुल हसन सहित गठबंधन के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे सभी लीडर, आपने देखा होगा कि सभी समुदाय के लोग इस इफ्तार के प्रोग्राम में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आए। मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन होने के नाते मैं सबको आभार प्रकट करता हूं और यही गंगा जमुनी तहजीब ही हमारा देश का सबसे मजबूत स्तंभ है।
हमारा शान है। आए हम सब मिल करके सभी तरह के त्योहार को हम आपस में मिल करके इसी तरह का हम मनाएंगे और आप लोग के माध्यम से हम पूरे झारखंड प्रदेश को, पूरे देश को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सभी झारखंड मुसलमान भाई और बहनों को रमजान मुबारक कन्वे करना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कांग्रेस पार्टी का मूलधारा वैल्यू सेक्युलरिज्म, सभी कम्युनिटीज़ को स्पेस देते हैं, सभी कम्युनिटीज़ को वैल्यू देते हैं। इसलिए आज हम हमारा मुसलमान ब्रदर्स के साथ ये इफ्तार किया। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूजा टाकीज इलाके में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी कर करीब 1450 किलो मिलावटी पनीर और घी के 6 टन टीन जब्त किए हैं। और जानकारी के अनुसार ये खेप बिहार से बस के जरिए शहर लाई जा रही थी और स्थानीय बाजारों में खपाने की तैयारी थी। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर राजा कुमार ने मौके पर पनीर का स्टार्च टेस्ट किया और इसमें नमूने फेल पाए गए और जब्ती नमूनों को जांच के लिए स्टेट फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी रांची में भेज दिया गया है। आज हमें उपायुक्त धनबाद से हमें सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह का मिलावटी खाद्य पदार्थ धनबाद में बिक्री ना हो और कहीं से भी बाहर से भी धनबाद में लोगों को ना वितरित किया जाए। जैसे हमें एक कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि बुंदेला बस में और बिहार से भारी मात्रा में पनीर एवं अन्य खाद्य सामग्री धनबाद में और झारखंड के अन्य जिलों में वितरित किया जाता है। इसी क्रम में अचानक आज हमने यहाँ हेडक्वार्टर DSP श्री धीरेन्द्र बाकर के सहयोग से हमने यहाँ पर पूजा टॉकीज के पास बुंदेला बस सुबह 3 बजे बुंदेला बस पर छापेमारी किया और उसमें भारी मात्रा में पनीर जब्त किया गया एवं लगभग 6 टीना एडिबल वेजिटेबल ऑयल जो जिसका अभी तक गुणवत्ता जांच नहीं किया गया है उसको जब्त किया है। पनीर का स्पॉट पे आयोडीन टेस्ट किया गया और सारा पनीर अडल्ट्रेटेड पाया गया है और इसीलिए पनीर को नष्ट कर दिया जाएगा। और अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में आज पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 में NDA सरकार आने के बाद से बिहार में तेजी से विकास शुरू हुआ है और राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है। सभा से पहले मुख्यमंत्री ने शहर के प्रसिद्ध मां पूरन देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने मत्स्य और पशुपालन विभाग की करीब 500 करोड़ रुपए की 200 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, अब उसके चलते बहुत आगे पूरा का पूरा बिहार आगे बढ़ने वाला है। यहाँ भी हुआ, पहले वाला तो कुछ करता ही नहीं था, फिर यहाँ किया गया, अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा। तो अभी हम आपके बारे में हम फिर अभी कहने वाले हैं तुरंत, लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य आप जानते ही हैं। पहले क्या हुआ था, सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम हुआ था 2005 से 10 तक और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 तक और तीसरा अभी जो आपके बारे में बताए 15 से 20 तक और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर से तीखा हमला बोला है। बता दें कि निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी को लेकर टारगेट करते रहते हैं। उन्होंने फिर एक बार राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री सुबह डोनाल्ड ट्रंप तो दोपहर में व्लादिमीर पुतिन और शाम में शी जिनपिंग को अपशब्द कहें। निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो शायद राहुल गांधी को संतोष मिलेगा। बिहार में कहावत है, अपन मामू मरमर गेल पर मामू मामू भेल। इस देश में समस्या है कि विकसित भारत 2047 कैसे बनेगा, देश का विकास कैसे होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उसी के लिए पूरे देश को मिशन मोड में ले जा रहे हैं।
लेकिन जो गांधी परिवार का इतिहास रहा है, आपको ध्यान हो कि श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीय सेना को जबरदस्ती राजीव गांधी लेकर चले और उसका नतीजा ये हुआ कि विदेश में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वहां के सैनिकों ने हमला किया। राहुल गांधी के पूरे साल 2 साल के जो वक्तव्य हैं उसको सुनिए, जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे, जो विदेशों में जाकर उन्होंने कहे। वो चाहते हैं कि सुबह जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप को गाली दें, दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी पुतिन को गाली दें, और शाम में जो है मतलब राहुल गांधी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो जिनपिंग जो राष्ट्रपति है चीन का, उसको गाली दें। इन तीनों को गाली देने के बाद इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और उसके बाद जब रूस, अमेरिका, चीन तीनों मिलकर हमारा बायकॉट कर देगा, तीनों मिलकर जब हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो उनके कलेजे को जो है पूरी ठंडक मिलेगी, क्योंकि सोरोस का जो उनका एजेंडा है भारत को तोड़ने का, तो वो सफल हो जाएंगे उसके ऊपर।